टाइम था 1989 का और जगह थी यूएसए के ओहायो का विल्सर। जब यहाँ पर तकरीबन 500 से 550 लोग रहा करते थे। सारी की सारी ये कम्युनिटी आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। ये सारे के सारे लोग एक दूसरे का काफी अच्छे से ध्यान रखा करते थे। जितने भी लोग इस गांव में रहते थे उनमें से ज्यादातर तो लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते, कुछ एक लोग खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का भी काम किया करते थे। और इस गांव के ज्यादातर लोग गांव के ही पास में मौजूद एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि ना तो खेती कर सकते थे, ना ही जाकर फैक्ट्री में काम कर सकते थे। तो उन्होंने वहीं पर दुकानें खोल ली और ये लोग इस गांव में एक दूसरे का ध्यान रखते हुए काफी अच्छे से रहा करते थे। और यहीं पर रोजर्स फैमिली भी रहा करती थी। जो और हेल दोनों के दोनों हाई स्कूल में मिले थे। उसके बाद ये लोग एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो ये लोग एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक आ गए कि अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताया करते थे। और जब तक इनका कॉलेज कंप्लीट हो पाता उससे पहले ही जो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जैसे ही इनका कॉलेज कंप्लीट होता है तो इन दोनों ने जल्द से जल्द शादी कर ली। और उसके बाद आकर ये लोग यहाँ पर विल्सर में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब इन्हें अपनी जिंदगी बिताने के लिए काम धंधा तो करना था ही, जिसके चलते हेल ने यहाँ पर आकर बाकी गांव वालों की तरह खेती करना शुरू कर दिया, जो अपने पति की मदद करवाया करती थी। और कुछ ही दिन बाद इनकी पहली बेटी मिसाइल इन्हें पैदा होती है। ये लोग अपनी बेटी के साथ इस टाइम काफी अच्छा टाइम बिता रहे थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो इनके घर पर इनकी दूसरी बेटी क्रिस्टीन भी हो जाती है। अब तो इनका पूरा ही परिवार कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद हेल ने अपनी पत्नी जो से ये बात कही कि अब इनके परिवार का खर्चा अच्छे से नहीं चल पा रहा है। जब से इनकी बेटी क्रिस्टीन इनकी जिंदगी में आई है ये इसको लेकर बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन इनका खर्च भी बढ़ चुका है। लेकिन अब ये लोग जैसा कि ये लोग खेती कर रहे हैं साथ ही साथ जानवर भी पाल रहे हैं, तो अभी भी इनका खर्चा नहीं निकल रहा। जिसके चलते दूसरी तरफ जो भी यही बात कहती है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और वैसे भी यहाँ पर हमारे पास ज्यादा बड़ी जमीन नहीं है, छोटी सी जमीन का हिस्सा है जिसे कि मैं और हमारे बच्चे संभाल सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि सुबह सुबह उस फैक्ट्री में काम करने के लिए चले जाइए और उसके बाद जितना भी घर का काम होगा, खेत का, जानवरों का काम होगा, वो हम लोग संभाल लेंगे। आप जाकर फैक्ट्री में अपने अच्छे से काम कीजिए ताकि हम लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो पाए और उसके बाद हमारी फैमिली काफी अच्छे से टाइम बिता पाए। अब हेल बिल्कुल ऐसा ही किया करता था। वो हर रोज फैक्ट्री में जाता, उसके बाद वापस घर पर आ जाता, अपने परिवार के साथ काफी अच्छा टाइम वो बिता रहा था। उसकी बेटियां इस टाइम काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। लेकिन इसी टाइम हेल ने ये चीज देखी कि उसकी बड़ी बेटी मिसाइल अब पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से लगातार गुमसुम चल रही है। उसने काफी बार अपनी बेटी से पूछने की कोशिश की कि बेटा आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें जब भी मैं देखता हूँ तुम बिल्कुल गुमसुम नजर आती हो, पहले तुम काफी ज्यादा खुश नजर आया करते थे। लेकिन मिसाइल ने अपने पिता से कुछ भी नहीं बताया। और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब जो अपने घर पर बहुत ज्यादा परेशान बैठी हुई थी। और जैसे ही जो अपनी फैक्ट्री से छुट्टी करके वापस घर पर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वो इतनी ज्यादा परेशान किस बात को लेकर है। जो अब कुछ भी नहीं बोलती है, वो सिर्फ और सिर्फ जाकर रसोई में खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन अभी भी हेल उसे साफ साफ देख सकता था कि उसकी पत्नी कितनी ज्यादा परेशान है। तो वो उसके पास जाकर उसे आराम से अपने पास बैठाकर पूछने लगता है कि अगर तुम अपनी समस्या मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, और जैसे ही तुम मुझे अपनी दिक्कत बताओगी तो हम लोग कुछ ना कुछ मिलकर सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। और उसके बाद जो ने अपने पति को ये बात बताई कि आपने पिछले काफी दिनों में देखा होगा कि हमारी बड़ी बेटी काफी ज्यादा गुमसुम रहा करती थी, और आज उसने अपने गुमसुम रहने का कारण भी बता दिया है। उसने ये बात बताया कि जो हेल का भाई जॉन है वो भी यहाँ पर इनके घर के साइड में ही रहा करता था। वो उनकी बेटी को पिछले लगभग 1.5 2 साल से सेक्सुअली असोल्ट कर रहा है। इस बात को सुनकर हेल हक्का पक्का रह गया कि उसका भाई ऐसा कैसे कर सकता है, ये उस लड़की का चाचा है, वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। उसने अपनी बेटी मिसाइल से ही जाकर पूछा कि बेटा पिछले लगभग तुमने बताया जैसा कि वो 1.5 2 साल से तुम्हें कुछ इस तरीके से परेशान कर रहा है, तुम्हें सेक्सुअली असोल्ट कर रहा है, तो तुमने ये सब बातें पहले मुझे क्यों नहीं बताई। और उसके बाद मिसाइल ने अपने पिता हेल को ये बात कही कि जब पहली बार उसने उसे असोल्ट किया था उस टाइम उसने काफी सारी उसकी ऐसी पिक्चर ले ली थी जो कि अगर बाहर आ जाती हैं तो उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती होने वाली थी। उसने उसकी
प्राइवेट फोटो को उस टाइम खींच लिया था जब उसने असोल्ट उसे किया था। उस टाइम भी उसने काफी सारी फोटो उन दोनों की खींच ली थी। और जैसे ही ये फोटो बाहर आती तो उसके बाद तो हेल भी समझ सकता है कि उसकी बेटी का क्या होने वाला था। लेकिन अब ये सारी की सारी चीजें हद से ऊपर जा चुकी है और अब वो इसे सहन नहीं कर सकती थी, जिसके चलते फाइनली उसने अपनी माँ को बता दिया। उसे अपनी माँ को भी बताते हुए बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन उसका चाचा तो उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई रियायत बरत ही नहीं रहा था। वो लगातार पिछले न जाने कितने दिनों से उसे इसी तरीके से टॉर्चर करता आ रहा था। तो अब हेल को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आया ही हुआ था। वो सीधा का सीधा जॉन के घर पर जाकर उसे जान से मार डालना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी जो ने इस बात से मना कर दिया और वो दोनों के दोनों मिलकर पुलिस के पास जा पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को पुलिस के सामने बैठाया और ये बात कही कि तुम पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी चीजें डिटेल से बता सकती हो। और उसके बाद पुलिस जाकर जॉन को गिरफ्तार कर लेती है और जब उसे दो डंडे लगते हैं तो उसने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जनाब, कुछ इस तरीके से उसने अपनी ही भतीजी को असोल्ट इस टाइम किया था। और अब आखिर में पुलिस ऑफिसर्स ने उसे जेल में डाल दिया था। लेकिन जैसे ही ये सारी की सारी बातें इनके गांव में फैलने लगती है कि आखिरी टाइम में अब जॉन पुलिस में चला गया है, वहां पर उसे जेल हो चुकी है क्योंकि इनकी लड़की ने कुछ इस तरीके का दावा किया है। तो अब धीरे धीरे कर ये बात पूरे ही गांव में फैलने लगती है। लेकिन इसी टाइम पता नहीं हेल की और जॉन की माँ के दिमाग में क्या बात आती है कि उसने जाकर गांव में इस बारे में बताना शुरू कर दिया कि जो कुछ भी उसकी पोती ने उसके बेटे के ऊपर इल्जाम लगाए हैं वो सारे के सारे झूठे हैं। पता नहीं ये लोग चाहते ही क्या हैं, जरूर इनके दिमाग में कोई ना कोई लालच चल रहा होगा। और वो अपनी पोती के ही ऊपर गांव वालों के सामने जाकर इस टाइम इल्जाम लगा रही थी। और मिसाइल के साथ साथ अब इसका पूरा का पूरा परिवार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था कि इनकी बेटी ने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन इनकी जो दादी है कुछ इस तरीके की बातें कर रही है। और इसी टाइम हेल ने आकर अपनी पत्नी जो से ये बात कही कि हमारी बेटियों के दिमाग पर जिस तरीके का की असर इस टाइम पड़ा हुआ है तुम काफी अच्छे से समझ सकती हो, तो क्यों न तुम इन्हें घुमाने के लिए कहीं बाहर लेकर जाओ। कुछ एक दिनों का अगर ये लोग ट्रिप करके आएंगी तो इनका थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा और दूसरी तरफ जो कुछ ये गांव में बातें चल रही हैं तब तक ये भी शांत हो जाएंगी। और इस चीज के लिए जो भी खुश हो जाती है। लेकिन जो ने ये बात कही कि तुम्हें तो फैक्ट्री जाना होता है, पीछे से जो ये जानवर हैं, खेती हमारी है, इसे कौन संभालेगा। तो हेल ने यही बात कही कि तुम इनकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तब तक के लिए जब तक कि तुम घूमकर वापस नहीं आ जाती इन्हें मैं संभाल लूंगा और दूसरी तरफ फैक्ट्री की मैं छुट्टी कर लूंगा, क्योंकि हमारी बेटियां हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनका दिमाग हमें फ्रेश करना ही होगा। और ये बात सोचकर ये दोनों के दोनों पति पत्नी इस टाइम प्लानिंग बनाने लगते हैं और उन्होंने फ्लोरिडा जाने का प्लान बनाया। उन दोनों का ये प्लान था कि इनकी बेटियां आज से पहले कभी भी वेकेशन पर बाहर नहीं गई, अपनी फैमिली के साथ इन्होंने कभी भी ट्रिप नहीं किया, तो इनकी माँ के साथ जाकर ये काफी अच्छा महसूस करने वाली हैं। और 29 मई 1989 को ये लोग अपने घर से फ्लोरिडा के लिए निकल पड़ते हैं। एक ही दिन में ये लोग फ्लोरिडा नहीं पहुंचने वाले थे, जबकि 8 घंटे की ड्राइव करने के बाद ये लोग जॉर्जिया पहुंचे। और जैसे ही अगली सुबह इनकी नींद खुलती है तो ये दोनों की दोनों लड़कियां इस टाइम काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। एक 17 साल की थी, एक 14 साल की थी। ये अपनी माँ को जाकर जल्दी से जगा देती हैं कि अब तो सुबह हो चुकी है, हमें फ्लोरिडा के लिए निकल पड़ना चाहिए। और इसी तरीके से ट्रैवल करते करते ये लोग फ्लोरिडा जा पहुंचते हैं। वहां पर जितने भी बीचेस थे, जितनी भी और अच्छी अच्छी घूमने की जगह थी, उन सभी को विजिट कर लेने के बाद ये लोग आगे से आगे जाते जा रहे थे। जो ने अपने पति हेल के पास एक लेटर लिखा और ये बात बताई कि ये लड़कियां इस ट्रिप को कितनी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं, ये लोग सच में यहाँ पर काफी ज्यादा मजे कर रही हैं, तुम इनकी चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम बस अपना ध्यान रखो, इसके साथ साथ जानवरों का भी ध्यान रखना। और खेत में जो कुछ भी उसने पालक वगैरह बो रखी थी, उन सभी चीजों के बारे में वो उस लेटर में अपने पति को बताने लगती है। इस लेटर को पढ़कर उसका पति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसी टाइम उसे लेटर से ही पता चलता है कि ये लोग लगभग 3 जून तक वापस आ जाएंगे। और उसके बाद वो आकर लड़कियां ये बताने वाली हैं कि उन्होंने वहां पर कितना ज्यादा एंजॉय किया। लगभग अगले 1 महीने तक वो सारा का सारा यही राग अपने वाली है कि वो वहां पर घूमने के लिए गई,
उस झूले पर गई और वहां पर कितने अच्छे अच्छे बीच उन्होंने देखे थे। हेल इस टाइम अपने खेत का काम कर रहा था और दूसरी तरफ वेट कर रहा था कि 3 जून को तो वो लोग वापस आने की बोल ही रहे थे। लेकिन जैसे ही 3 जून आता है तो उन तीनों का ही अभी कोई भी अता पता नहीं था। तो अब हेल को यही लगने लगता है कि हो सकता है उन लड़कियों का मूड कहीं बीच में रुकने का हो गया होगा, तो उसे थोड़ा वेट करना चाहिए। कल तक वो आ जाएंगी या फिर परसों तक वो यहीं पर होने वाली हैं। लेकिन अब तो 5 तारीख का टाइम आ चुका था, ना तो जो के बारे में कुछ पता था और ना ही उनकी बेटियों के बारे में। तो अब वो थोड़ा परेशान होने लगता है। पहले तो उसके दिमाग में ये बात आ रही थी कि वो बच्चियों के साथ गई है तो आराम से वो आ जाएंगी। लेकिन अब जैसे ही टाइम बीतता जा रहा था तो हेल भी इस बात को लेकर परेशान होने लगता है कि अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। 3 तारीख की वो लोग आने की बोल रही थी, लेकिन अभी तक वो नहीं आई है। अब तो 2 दिन ऊपर हो चुके हैं और आखिर में तंग होकर वो सीधा का सीधा वहां के पुलिस स्टेशन में जा पहुंचता है और वहां पर जाकर पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी चीजें बताता है कि जनाब, मेरी बेटियां कुछ इस तरीके से गई थी, उसकी वाइफ भी उनके साथ गई थी। क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर उसकी जान पहचान का था तो उसने सारी ही चीजें डिटेल से उसे बताई कि भाई अपने गांव में कुछ इस तरीके से उस लड़की के ही चाचा ने कुछ इस तरीके से उसे एब्यूज किया था, जिसके चलते मैंने तो यही बात सोची थी कि शायद इस लड़की का मूड ठीक हो जाएगा। वो तीनों की तीनों वहां पर चली गई थी। लेकिन अब तो ना तो उनका कोई पोस्ट कार्ड आया, ना ही वो खुद आई। इस बात को लेकर वो थोड़ा परेशान है। तो उस पुलिस ऑफिसर ने भी यही बात कही कि चलो ठीक है, आज भी हम लोग वेट कर लेते हैं और अगर वो वापस नहीं आती हैं तो हम लोग उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके उन्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर्स उन्हें जाकर ढूंढना शुरू करते, जहां पर ये तीनों की तीनों लड़कियां फ्लोरिडा में घूमने के लिए गई हुई थी, वहीं पर टेम्पो फ्लोरिडा में एक मोटेल के अंदर एक सफाई कर्मचारी 251 रूम नंबर में जाकर जब सफाई करने लगता है तो वहां पर उसे थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। वो दोबारा से अपने मैनेजर के पास आती है और उसने ये बात कही कि मुझे जो रूम नंबर 251 है वो थोड़ा अजीब नजर आ रहा है। तो मैनेजर ने पूछा कि वहां पर अजीब तुम्हें क्या नजर आया। तब उस सफाई कर्मचारी ने ये बात बताई कि उसने लगभग 2 दिन पहले जब जाकर सफाई की थी तब भी वहां पर वो सारा का सारा सामान वैसा का वैसा रखा हुआ था। और जब ये लड़कियां पहली बार हमारे मोटेल में आई थी तो इन्होंने पूरे ही रूम को बिखेर रखा था। उसके बाद इनका ये दावा था कि ये बाहर कहीं घूमने के लिए जाने वाली हैं, तो मैंने इनका पूरा का पूरा रूम उस टाइम सेट कर दिया था। लेकिन जैसा कि वो हर 2 दिनों बाद वहां पर सफाई करने के लिए जाया करती थी, तो 2 दिनों बाद भी वहां पर किसी भी तरीके से उन्होंने कोई सामान नहीं बिखेर रखा था। आखिरी टाइम में जिस तरीके से मैंने सामान रख रखा था वो सामान वैसा का वैसा रखा हुआ था। लेकिन आज दोबारा से जब वो उस रूम की सफाई के लिए जाती है तो वो सारा ही सामान फिर से वहीं पर यूं का यूं रखा हुआ था, मानो किसी ने उसे टच ही ना किया हो। तो आखिरकार इस रूम में रहने वाले लोग कहां पर गायब हो गए। तो अब मैनेजर उसकी इस बात को सुनकर समझ जाता है कि ये कहना क्या चाहती है। वो खुद जाकर उस रूम में चेकिंग करने लगता है और ये बात पता चलती है कि ये सारा ही सामान तब से ही रखा हुआ है जब ये लड़कियां पहली बार यहाँ पर आई थी और उसके बाद घूमने के लिए बाहर गई थी। और अब इन सारी ही चीजों को बीते हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं। तो अब वो वापस क्यों नहीं आई, और बाहर वो गई तो थी लेकिन क्या वो अब सही सलामत है। इन्हीं सारी चीजों के कंफ्यूजन को लेकर उन्होंने जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी। और पुलिस ऑफिसर्स इस केस पर काम करने के लिए जब पहली बार इस मोटेल पर पहुंचते हैं तो पुलिस ने जाकर सबसे पहले तो उस रिसिप्ट को चेक किया कि इन्होंने चेक इन कब किया था, इनका रूम किस तरीके से रखा हुआ है, इनके रूम में क्या अजीबोगरीब चीजें हैं। तभी पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक कैमरा रखा हुआ है और इसके अंदर 2 फोटोज मौजूद हैं। एक फोटो तो मिसाइल की है और इससे देखने में बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लोग कहीं पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी फोटो खिड़की से बाहर इन लोगों के द्वारा ली गई थी ताकि यहाँ का जितना भी व्यू है उसे ये लोग कैप्चर कर पाएं। और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल गए। किसी को कोई अंदाजा नहीं कि वो गए तो गए कहाँ पर। लेकिन उसी टाइम इस होटल के मैनेजर ने ये बात बताई कि वो लोग अपनी गाड़ी में आए थे। गाड़ी का नंबर तो उसे याद नहीं है लेकिन ये वो गाड़ी थी। तो पुलिस ने जब उस गाड़ी के बारे में यहाँ पर आसपास में पता करना शुरू किया तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर एक बीच के किनारे वो गाड़ी खड़ी हुई है। पुलिस ऑफिसर्स उस गाड़ी के पास जाकर तहकीकात करने लगते हैं कि ये गाड़ी अब
यहाँ पर किस तरीके से आई होगी, और इसके अंदर तो उनमें से कोई भी लड़की नहीं है, वो तीनों की तीनों ही गायब हैं। तो पुलिस ने अब जैसे तैसे कर जब उस गाड़ी को खोला, उसके अंदर चेक करना शुरू किया कि यहाँ पर हम लोग उनसे रिलेटेड क्या कुछ ढूंढ सकते हैं। तभी पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर दो नोट रखे हुए हैं। एक के ऊपर तो इस होटल का पता लिखा गया है जहां पर कि मोटेल में इस टाइम ये लोग रुकी हुई थी, और जो दूसरी जगह इस पेज के ऊपर लिखी हुई थी वो भी एक लोकेशन ही थी जहां पर कि ये गाड़ी खड़ी हुई है, और इसके आगे ब्रैकेट में व्हाइट एंड ब्लू लिखा हुआ था। तो पुलिस को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो ये दो लोकेशन लिखी हुई हैं, एक के ऊपर तो गाड़ी खड़ी हुई है, दूसरे में ये लड़कियां रुकी हुई थी, और जो ये ब्रैकेट में ब्लू एंड व्हाइट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो पुलिस अगले लगभग कुछ एक दिनों तक तो यूं ही अंदाजे लगाती है, और इसी टाइम एक डिटेक्टिव के दिमाग में ये बात आती है कि गाड़ी यहाँ पर बीच के किनारे खड़ी हुई है, बीच का ही यहाँ पर लोकेशन बताई गई है, तो ब्रैकेट करके जो ब्लू एंड व्हाइट लिखी गई है वो कुछ और नहीं जबकि एक बोट हो सकती है। और पुलिस ने यहाँ पर एक बोट ढूंढनी शुरू कर दी जो कि बिल्कुल व्हाइट एंड ब्लू ही थी, और जब पुलिस के द्वारा इसके ओनर का पता किया गया तो पुलिस ने पाया कि इसका ओनर ओबे चांडलर है। पुलिस ने जाकर उसी से पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन इसी टाइम पुलिस के सामने जब वो इन सारी की सारी रिपोर्ट्स को चेक कर रही थी तभी पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर लगभग एक हफ्ते पहले 3 डेड बॉडी भी मिली थी। कुछ एक कोस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी दे रहे थे कि उसी टाइम उन्हें पानी के ऊपर कुछ एक चीजें तैरती हुई नजर आती हैं। कोस्ट गार्ड ने जाकर उन जब चीजों को संभाला तो पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक महिला की बॉडी इस टाइम पानी के ऊपर तैर रही है। उन्होंने उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक महिला नहीं थी, जबकि इसके अलावा एक और थोड़ी सी दूरी पर महिला इस टाइम तैर रही थी। उन्होंने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया, और इसी तरीके से चलते चलते एक महिला की और भी बॉडी इस टाइम पुलिस को मिल जाती है। कोस्ट गार्ड के द्वारा इन सारी ही बॉडी को अपने हिरासत में ले लेने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो पुलिस ने ले जाकर इन तीनों ही बॉडी का जब पोस्टमार्टम करवाना शुरू किया तो उन्हें सबसे पहले तो अंदाजा ये था कि जरूर ये लड़कियां समंदर में घूमने फिरने के लिए गई होंगी, हो सकता है इनकी बोट पलट गई होगी और उसके बाद इन्होंने अपनी जान गंवा दी। शायद इन्होंने कोशिश तो ये की होगी कि हम लोग तैर कर किनारे तक पहुंच जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उसके बाद इन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जैसे ही इनका पोस्टमार्टम किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में इनका तो रेप किया गया था, और उसके बाद पुलिस ने इस केस के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों ही केसेस के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स अलग अलग से काम कर रहे थे, लेकिन बाद में इन दोनों को जब मैच किया जाता है तो ये बात पता चलती है कि ये आखिरी टाइम में 3 डेड बॉडी पुलिस को मिली थी, ये किसी और की नहीं जबकि उन्हीं 3 लड़कियों की थी जो कि यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आई थी। उसके बाद वो मिसिंग हो जाती हैं, और मिसिंग का तो पता तब चल पाया जब उस मोटेल के मालिक ने जाकर पुलिस के पास कंप्लेंट की थी। उससे पहले तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि लड़कियां कुछ इस तरीके से यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आई और उसके बाद वो यहाँ पर गायब हो गई होंगी। तो पुलिस को अब कोई भी अंदाजा नहीं था कि उन लड़कियों के साथ क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन जैसे ही इन 3 लड़कियों को पुलिस के द्वारा ढूंढा जा रहा था और उस व्यक्ति का नाम इस केस में आता है तो पुलिस ऑफिसर्स उसी से जाकर पूछताछ करने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ 3 लड़कियां इस तरीके से गायब हो गई और कुछ इस तरीके से आपकी बोट का नाम उनके पास से हमें मिला है, तो हम आपसे थोड़ी पूछताछ करना चाहते हैं, क्या आप एक बार हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल पाएंगे। लेकिन ओबा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे इस टाइम फिशिंग के लिए जाना है और उसके बाद वापस आने के बाद भी मेरे पास काफ़ी सारा काम है। तो पुलिस को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगता है कि यहाँ पर तकरीबन 3 लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन ये बंदा अभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी मछली पकड़ने को दे रहा है। तो पुलिस ने उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। लेकिन चैंडलर तो पुलिस के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। वो पुलिस के साथ आराम से बैठकर कुछ एक देर तक तो बातें करता है, उनकी हाँ में हाँ भरता है और हर एक बात का जवाब लगभग वो यही दे रहा था कि मुझे नहीं पता कि वो लड़कियां कौन थी। तो पुलिस अब इस केस से बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहती थी कि ये बंदा सच में ही क्या उसे नहीं जानता। इसके चलते उसे लाइट डिटेक्टर के सामने बैठा दिया जाता है। शरीर पर हर जगह पर जहां जहां पर वो सारी की सारी वायर लग सकती थी उन्हें सेट करके चैंडलर से ये बात कही जाती है कि आप एक बार इस टेस्ट को पास कर दीजिए, उसके बाद हम आपको तंग नहीं
करेंगे। और जब भी पुलिस उससे कोई ना कोई सवाल पूछती तो वो मना कर देता और उस मशीन की मदद से आखिरकार वो पकड़ा जाता। तो अब अच्छे से पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया, क्योंकि पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी कि ये बंदा, हम कुछ भी सवाल अगर इससे पूछते हैं तो ये तो इसका उल्टा जवाब दे रहा है और ये हमसे झूठ बोल रहा है, ये हमसे कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है। जिसके चलते पुलिस ने उसे पकड़कर उसके साथ थोड़ी मशक्कत की और उसके बाद चैंडलर ने पूरी की पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। उसने ये बात बताई कि हाँ जनाब, मैं उन तीनों ही लड़कियों को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। उसने पूरी की पूरी कहानी उस टाइम पुलिस के सामने रख दी कि किस तरीके से उसने ही उनकी जान ली थी। और ये बात पता चलते ही जो का पति था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि इस बंदे ने मेरी पत्नी की जान क्यों ले ली, और इस बारे में हेल्प भी जानना चाहता था। और पुलिस ने जब उससे पूछताछ करनी शुरू की तब जाकर चैंडलर ने ये बात बताई कि एक दिन ऐसा था जब वो सुबह सुबह यहाँ पर मछलियां पकड़ने के लिए आ रहा था, और जैसे ही उसने यहाँ पर एक गाड़ी को खड़े हुए देखा, इस टाइम वो लड़कियां एक मैप को अपने हाथों में लेकर उसे उल्टा सीधा घुमा रही थी और मुझे पता चल चुका था कि जरूर ये अपना रास्ता भटक चुकी हैं। तो वो उसके पास जाता है और उनसे जाकर पूछने लगता है कि मैं यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और उसके बाद जो ने चैंडलर से ये बात कही कि हाँ वो गुम हो चुके हैं और वो इस मोटेल पर जाना चाहते हैं। तो चैंडलर ने कहा कि हाँ मुझे इस मोटेल का रास्ता पता है, ये आगे से जाकर इस जगह पर है। वो अच्छे से उनके मैप पर निशान लगा देता है और उसके बाद साथ के साथ मोटेल का पता भी लिख देता है। ये तीनों की तीनों लड़कियां उसे थैंक यू बोलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ चैंडलर उन्हें ये बात कहता है कि क्या आप लोग यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई हैं। तो उन तीनों ने ही कहा कि हाँ जितनी भी अच्छी अच्छी जगह हैं हम उन सभी को विजिट कर रहे हैं। और चैंडलर ने तब उन्हें पहली बार अपनी बोट पर इनवाइट किया था। ये बात कही थी कि यहाँ पर जब सनसेट होता है तो ऐसा लगता है कि सूरज इस टाइम पानी के अंदर जा रहा है। वो देखने में काफी ज्यादा मजेदार होता है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये तीनों की तीनों लड़कियां इस टाइम काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए तो आए हुए थे ही, ये बंदा देखने में एकदम जेन्युइन लग रहा है, तो हम लोग शाम को इसके साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। और वो लोग जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और उसी टाइम पहली बार उसने उनके उस पेज पर ब्लू एंड व्हाइट लिखा था। वो तीनों ही इस बात से खुश होकर कि आज तो हम लोग डूबते हुए सूरज को देखने वाले हैं, जैसे कि वो पानी के अंदर जा रहा हो, इसी बात को लेकर मोटेल जा पहुंचती है। वहां पर कुछ एक देर रेस्ट करने के बाद वापस यहाँ पर समंदर किनारे आने की तैयारी करने लगती हैं। और शाम को ये लोग यहाँ पर आ भी पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने नीली और सफेद बोट को देखा तो उन्होंने हाथ हिलाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ चैंडलर इन्हीं की वेट कर रहा था। वो उन तीनों को ही अपनी बोट में बैठाकर समंदर की तरफ निकल जाता है। और जैसे ही काफी ज्यादा गहरी जगह पर जाने के बाद यहाँ पर आसपास में कोई और बोट तो थी नहीं, तो उसने इन तीनों को ही पीटना शुरू कर दिया। ये तीनों की तीनों इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए कि ये बंदा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद चैंडलर अपनी बोट की दूसरी तरफ जाता है और वहां पर जितनी भी रस्सियां इस टाइम उसने रख रखी थी वो रस्सियां उठाकर लाकर इन तीनों को ही बांध देता है। और उसके बाद एक एक करके बारी बारी से वो इनका रेप करना शुरू कर देता है। उसने इस टाइम इनका मुंह बांध दिया था, दोनों के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए थे, पैर बांध दिए थे, लेकिन उसने आंखें इनकी नहीं बांधी थी, जिसका शायद ये कारण रहा होगा कि वो चाहता था कि जो कुछ भी ये इनके परिवार के सदस्यों के साथ कर रहा है, इनके बाकी फैमिली मेंबर इन सारी ही चीजों को देखें। और तीनों का ही रेप कर लेने के बाद जब उसका मन भर चुका था और उसे ये बात लग रही थी कि अब तो उसे वापस अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा था कि इन तीनों ही लड़कियों को मैं दोबारा से किनारे पर ले जाकर अगर छोड़ देता हूँ तो ये पुलिस के पास जाने वाली हैं, जिसके चलते इसने पहले से ही इन सारी ही चीजों का प्लानिंग बना ली थी। वो अपने बोट के अंदर से 15-15 किलो की ईंटें निकाल लेता है और उन्हें उन लड़कियों के पैरों पर बांध देता है। और उसके बाद एक एक करके एक एक लड़की को वो नीचे पानी में फेंक देता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो इनके लंग्स के अंदर पानी भरा हुआ था और पुलिस ऑफिसर्स ने पूछा कि जब वो लड़कियां नीचे पानी में तुम्हारे द्वारा फेंकी जा रही थी क्या वो जिंदा थी या फिर अपनी जान गंवा चुकी थी।
तो चैंडलर ने कहा कि वो बिल्कुल उस टाइम ठीक ठाक थी और आखिरी टाइम में तो वो मिन्नतें कर रही थी कि मैं उन्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, जिसके चलते मैं उन्हें जिंदा ही उस टाइम पानी में फेंक देता हूँ। मैंने पहली लड़की को फेंका तो दूसरी वाले चिल्लाने लगती हैं, मदद की भीख मांगने लगती हैं, लेकिन मैंने उनके ऊपर तरस नहीं खाया और उसके बाद एक एक करके मैंने सभी को पानी के अंदर फेंक दिया। ये सारी की सारी चीजें जान लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स इन्हें ले जाकर कोर्ट में पेश करते हैं और वहां पर उसके ऐसे कारनामों के बारे में जब पुलिस को पता चलता है, इसके पुराने कारनामों के बारे में पता चलता है, क्योंकि इसी टाइम काफी सारी और भी रिपोर्ट खोल ली गई थी, तो पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं, क्योंकि नॉर्मल बंदा तो इस कांड को अंजाम दे ही नहीं सकता। इसी बात के चलते इसके और केसेस को खोला जाता है, तब जाकर पता चलता है कि ये तो एक सीरियल किलर है और उसके इन सारे के सारे कारनामों को देख लेने के बाद उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। वो लगभग अगले 15-20 सालों तक जेल में ही रहता है और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब उसे तैयार करके एक रूम में पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि उस दिन उसे सजाए मौत मिलने वाली थी। उसे ले जाकर वहां पर एक चेयर पर बैठाया जाता है और उसके बाद सामने वाली जगह पर काफी सारे लोगों के बैठने की जगह थी, जो कि इस सजा को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, लेकिन चैंडलर के परिवार से यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा था और वो था हेल, जो कि पिछले काफी दिनों से वेट कर रहा था कि जिस बंदे ने उसके परिवार को इस तरीके से तबाह कर दिया उसे किस तरीके से सजा मिल रही है। अब हेल उसके बिल्कुल सामने ही था और चैंडलर को उसके सामने ही जहर वाला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दे दी जाती है। टाइम था 8 जून 2012 का, जब कनेडियन पुलिस के पास एक लड़के का कॉल जाता है। उसने बताया कि जनाब, मेरा नाम युआनसी टांग है, मैं यहाँ पर डगलस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन आज अगर देखा जाए तो उसकी माँ गायब हो चुकी है। दरअसल आज से करीबन 20 दिन पहले इसके माता पिता यहाँ पर उससे मिलने के लिए आए थे और आज इन्हें वापस जाना था। प्लेन की टिकट बुक हो चुकी थी, लेकिन आखिरी टाइम में पता नहीं इसकी माँ कहाँ पर गायब हो गई। लेकिन उसमें भी जो सबसे मेन समस्या वाली बात है वो ये है कि उसकी माँ को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। अब उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो चली तो गई हैं, वो वापस कैसे आएंगी। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो क्या वो लोग उसकी मदद कर पाएंगे। और पुलिस ऑफिसर्स तुरंत उसके घर पर जा भी पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो लोग अच्छे से पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, पूछताछ इसके बारे में करने लगते हैं कि उसकी माँ किस तरीके से उससे दूर चली गई। और उसके बाद युआंग ने सारी ही चीजें डिटेल से पुलिस ऑफिसर्स को बतानी शुरू की कि जनाब, आज से करीबन 20 दिन पहले इसके माता पिता यहाँ पर इससे मिलने के लिए आए थे। ये लड़का इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और यही कारण था कि इनके यहाँ पर आने से पहले ही उसने इनके लिए एक गाड़ी बुक कर ली थी अगले 20 दिनों के लिए, जब तक ये लोग यहाँ पर रहने वाले थे, और एक अपार्टमेंट भी बुक कर लिया था ताकि ये लोग बड़े ही आराम से यहाँ पर घूम फिर पाए और देख पाए कि उनका बेटा यहाँ पर कितने अच्छे से रहता है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और पिछले अगर 20 दिनों को देखा जाए, जब से इसके माता पिता यहाँ पर रह रहे थे, वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। काफी अच्छे से वो लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, जैसा कि उन लोगों ने प्लानिंग बनाई थी। लेकिन बात अगर आज की जाए तो आज इन्हें वापस चाइना जाना था, लेकिन आखिरी टाइम में जब ये वापस अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर कि अब इसके माता पिता यहाँ पर रहा करते थे, तो यहाँ पर पहुंचकर इसने देखा कि इसके पिता बड़े ही आराम से सो रहे हैं। दूसरी तरफ इसकी माँ वापस जाने की अपनी पैकिंग वगैरह कर रही है, तो वो उसकी पैकिंग में मदद करने लगता है और वहां पर बैठकर कुछ एक देर तक तो वो बातें करते हैं। और उसके बाद उसने ये बात सोची कि क्यों न अब वो आखिरी बार बाहर जाकर अपनी माँ के साथ खाना खाए। तो उसके पिता तो इस टाइम सो रहे थे, वो अपनी माँ को अपनी गाड़ी में लेता है और बाहर घूमने के लिए कहीं पर निकल पड़ता है। बाहर जाकर वो खाना वगैरह खाने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं। वहां पर बैठकर ये लोग काफी देर तक खाना अपना आराम से बैठकर खाते हैं और उसके बाद रेस्टोरेंट से वो लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसे सुपरमार्केट से कुछ एक सामान खरीदना था, जिसके चलते ये वापस अपनी गाड़ी सुपरमार्केट की तरफ ले लेता है। और वहां पर जाने के बाद इसने अपनी माँ से ये बात कही कि वो गाड़ी में ही बैठी रहे, बहुत जल्द ये सुपरमार्केट से वापस आ जाएगा। इसकी माँ भी इस चीज के लिए तैयार
तैयार हो जाती है और वो जब सुपरमार्केट के अंदर जाता है, वहाँ पर जो कुछ भी उसे खरीदना था वो सारी ही चीज़ें खरीद कर जब वो वापस आता है, तो उसने देखा कि उसकी माँ तो इस टाइम गाड़ी में थी ही नहीं। इस चीज़ को लेकर वो थोड़ा परेशान होने लगता है, लेकिन उसे भी इस चीज़ का अच्छे से पता था कि उसकी माँ पहली बार यहाँ पर कनाडा में आई है और पिछले काफ़ी दिनों से ये लोग अलग अलग जगहों को विजिट कर चुके हैं। तो हो सकता है अब फिर से इसकी माँ यहाँ पर गाड़ी में वेट करने की बजाय गाड़ी से कहीं बाहर वेट कर रही होगी, यहाँ आसपास के नज़ारे वो ले रही होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख रही होगी, या फिर और यहाँ पर जो अजीबोगरीब चीज़ें जो कि चाइना में नहीं है उन्हें वो यहाँ पर देख रही होगी। इसी बात का अंदाज़ा लगाकर वो यहाँ आसपास में उसे देखने लगता है अपनी गाड़ी के, लेकिन यहाँ आसपास में जहाँ पर भी वो जाकर देख सकता था उन सारी ही जगहों को वो अच्छे से देख चुका था, लेकिन उसकी माँ यहाँ आसपास में नहीं थी। तो वो आधे पौने घंटे तक अपनी गाड़ी में ही बैठा रहता है कि हो सकता है वो थोड़ा दूर चली गई होंगी, और दूर के तौर पर उसे अंदाजा ही नहीं है कि वो इस तरफ गई है, इस तरफ गई है, या फिर वो कहाँ पर गई है। तो वो वहीं पर अपनी गाड़ी में ही बैठा रहता है इस बात का अंदाजा लगाकर कि कुछ एक देर बाद ही उसकी माँ वापस आ जाएगी, लेकिन आधे पौने घंटे बाद तक उसकी माँ वापस नहीं आती है। अब उसे भी चिंता होने लगती है, तो वो अपने पिता के पास कॉल करता है कि हो सकता है उसकी माँ जल्दबाजी में या फिर उन्हें कुछ याद आ गया होगा तो वो वापस अपने घर चली गई होंगी। हो सकता है यहाँ से टैक्सी वगैरह उसने बुक कर ली होगी, तो वो वापस घर पर आ जाता है। अपने पिता से भी वो बातें कर चुका था, लेकिन उसके पिता ने बताया कि उसकी माँ तो घर पर आई ही नहीं। तो अब वो परेशान होने लगता है, खुद भी वो वापस घर पर आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसकी माँ को गायब हुए ज़्यादा टाइम हो जाए और उसके बाद उसके मिलने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएं। तो अब इन लोगों ने हार थक कर पुलिस वालों के पास कॉल किया था। पुलिस ऑफिसर्स अब इस लड़के की सारी ही बातें समझ चुके थे और उसके बाद उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन अगले काफी देर तक ढूंढ लेने के बाद भी उसके माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इस लड़के ने अपने पिता से ये बात कही कि आप इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, ये ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, वो अब तो पुलिस वाले भी यहाँ पर हमारी मदद के लिए आ चुके हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप तो फ्लाइट पकड़कर वापस चले जाइए, यहाँ पर उसकी माँ को वो खुद ही ढूंढ लेगा। और दूसरी तरफ उसके पिता भी यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि इन लोगों की घर की एक फर्नीचर फैक्ट्री थी और पिछले काफी दिनों से उस फैक्ट्री को भी नहीं संभाला गया था। तो उसने अपने पिता को प्लेन में बैठाकर चाइना के लिए रवाना कर दिया कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, यहाँ पर पुलिस की मदद से वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा। और बिल्कुल ऐसा ही उसके पिता करते भी हैं, वो चाइना वापस चले जाते हैं, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक उसकी माँ के बारे में ना तो कुछ पुलिस ऑफिसर्स पता लगा पाए और ना ही युआन सी टांग। धीरे धीरे कर ये न्यूज मीडिया में आने लगती है। वहां पर आसपास में जो लोकल लोग रहा करते थे, जब उन्हें इस बारे में पता चलता है कि कुछ एक इस तरीके से विजिटर्स चाइना से आए थे अपने बेटे के साथ यहाँ पर कुछ एक टाइम बिताने के लिए, और इस टाइम इस लड़के की माँ गायब हो चुकी है, इस बात को लेकर ये लड़का बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ इसके पिता भी अब वापस कनाडा आ चुके हैं अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए, तो ये लोग भी इसकी माँ को ढूंढवाने में इसकी मदद करने लगते हैं। लेकिन अगले काफी दिनों तक ढूंढ लेने के बाद भी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तो पुलिस ऑफिसर्स इस केस की छानबीन थोड़ा अलग तरीके से करने लगते हैं। अभी तक पुलिस ऑफिसर्स का ये अंदाजा था कि इस महिला को जरूर किसी ने पैसों के लिए किडनैप कर लिया होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो पुलिस ऑफिसर्स को ये अंदाजा हो रहा था कि अगर किसी ने किडनैप किया होता तो अभी तक वो पैसे मांग लेता। अभी तक किसी ने पैसों की डिमांड नहीं की है, किडनैपिंग का कोई भी एंगल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरूर इस महिला के साथ कुछ और घटा होगा। और हो सकता है आज के टाइम में इतना टाइम इसे गायब हुए हो चुका है तो इसने अपनी जान गंवा दी हो। तो वो लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन और अलग तरीके से करने लगते हैं। और जब पुलिस वाले युआन से पूछताछ कर रहे थे इस केस के बारे में, तो दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स के पास एक कॉल आता है कि हमें समंदर के किनारे एक बैग मिला है, इस बैग के अंदर एक डेड बॉडी है, प्लीज आप लोग यहाँ पर आकर इस बॉडी को अपने कब्जे में ले लीजिए। उस बॉडी को कब्जे में ले लिया जाता है और उसके बाद युआन को और उसके पिता को जब वहां पर शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है कि आपकी माँ इस तरीके से गायब है और इसी तरीके से एक एशियन महिला की डेड बॉडी मिली है, तो वो दोनों ही
पिता और बेटा वहां पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने जब उस डेड बॉडी को देखा तो उन्होंने उसके कपड़ों से, उसके चेहरे से, जो कि काफी हद तक इस टाइम बिगड़ चुका था, उससे पहचान लिया कि हाँ जनाब, ये तो उसकी माँ ही है। और उसके बाद तो ये मिसिंग केस से एक मर्डर केस बन चुका था और जब कोई भी सुराग पुलिस वालों के हाथ नहीं लग रहा था तो वो लोग युवान से ही पूछताछ करने लगते हैं और वो लोग छानबीन करनी शुरू करते हैं उस अपार्टमेंट से जहां पर कि ये लोग रहा करते थे। वहां पर जाकर इन्होंने छानबीन करनी शुरू की और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर दीवारों पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए हैं। तो उन्होंने जब फोरेंसिक टेस्ट इनके करवाए तो ये बात पता चलती है कि ये तो खून के छींटे हैं और जरूर यहाँ पर अगर खून के छींटे लगे हुए हैं और वो महिला गायब है तो पूरा का पूरा चांस ये बनता है कि उस महिला के ऊपर किसी ने हमला किया होगा। तो अब पुलिस ने युआन से टांग से ही पूछताछ करनी शुरू की। उन्होंने काफी सारे सवाल युआंग से पूछने शुरू किए कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में ये बात थी कि अगर ये लड़का पिछले काफी दिनों से यहाँ पर रह रहा है तो जैसे ही इसके माता पिता यहाँ पर आते हैं तो इसने उनके लिए एक अलग अपार्टमेंट क्यों लिया। अगर वो इनसे इतना ही ज्यादा प्यार किया करता था तो इसने उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रखा। तो युआन ने सारी ही चीजों से इनकार कर दिया कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके का आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि अगर मेरे माता पिता मेरे साथ ही रहते तो मेरे इस घर का जो मालिक है वो मुझसे डबल रेंट लेने वाला था और डबल रेंट अगर हम लोग दे ही रहे हैं तो फिर हम लोग इस तरीके से भीड़ में क्यों रहे। तो उसने यही बात सोची कि वो अपने माता पिता के लिए एक अलग अपार्टमेंट ले लेता है। तो अब युआन के ऊपर पुलिस वालों को शक तो हो ही चुका था तो उन्होंने अपनी एक लेडी ऑफिसर से उसके पास कॉल करवाया और ये सारी की सारी बातें कहने के लिए कहा कि उसने जो अपनी माँ को इस तरीके से कत्ल कर दिया है, आज के टाइम में जो उसकी डेड बॉडी मिली है, इन सारी ही चीजों के बारे में वो काफी अच्छे से जानती है। तो अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है तो उसे पैसे देने होंगे। युआन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन दूसरी तरफ उसने ये बात भी कही कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप बेवजह ही मेरे ऊपर शक कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस महिला ने युआन से कहा कि इस बात के उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि उसकी माँ ने उसी के कारण अपनी जान गंवाई है। तो अगर वो चाहता है कि वो पुलिस वालों के पास ना जाए, इस बारे में पुलिस ऑफिसर्स को कुछ भी ना बताए, तो उसे पैसे देने होंगे। तो इस बात के लिए युआन इनकार कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और बेवजह तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। ये बातें करके युआन मोबाइल काट देता है और दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स को यही बात लग रही थी कि अगर ये बंदा इस तरीके से साफ इनकार कर रहा है एक धमकी देने वाले बंदे को भी, तो इस कत्ल के पीछे ये तो नहीं हो सकता। और पुलिस ऑफिसर्स और तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही रात का टाइम होता है तो युआन वापस उस महिला के पास कॉल करता है और ये बात कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ये सारी ही बातें तुम्हें पुलिस वालों को नहीं बतानी है, लेकिन मेरी एक शर्त भी है। और दूसरी तरफ वो महिला जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर थी इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, मुझे तो पैसे की जरूरत है। तो युआन ने ये बात कही कि अगर तुम्हें सच में ही पैसे चाहिए मैं उतने पैसे तुम्हें दूंगा जितने पैसे तुम मुझे देने के लिए कहोगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें उसके पिता की जान लेनी होगी। इस बात के लिए वो तैयार हो जाती है लेकिन पूरी डिटेल जानने के लिए वो उसे अपने पास बुलाती है। ये दोनों मीटिंग बैठा लेते हैं, जाकर आपस में बातें करने लगते हैं और उसके बाद सारी ही चीजें वो डिटेल से पूछने लगती है कि चलो ठीक है तुम्हारे पिता का भी मैं काम तमाम कर दूंगी, लेकिन एक बात बताओ कि आखिरकार तुमने अपनी माँ की जान क्यों ली और किस तरीके से ली। और उसके बाद युआन ने सारी ही चीजें डिटेल से बतानी शुरू की कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। उसने बताया कि मेरे माता पिता बचपन से ही काफी ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं। आज तक जो कुछ भी मैंने अपनी जिंदगी में किया है वो अपनी मर्जी से नहीं किया, जबकि अपने माता पिता के कहने पर किया है। और आज के टाइम में अगर कनाडा आने की बात की जाए तो यहाँ पर भी वो खुद की मर्जी से नहीं आया, जबकि उसके माता पिता के द्वारा यहाँ पर जबरदस्ती उसे भेजा गया है। वो लोग सारी की सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या कुछ करना है, कहाँ पर जाना है, आगे क्या करना है, मेरी जिंदगी के सारे फैसले वही लेते हैं।
भले ही मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो या ना हो, अगर वो लोग चाहते हैं तो मुझे वो सब करना ही होगा। और पूरी ज़िंदगी मेरा यही चलता रहा था। और कनाडा आने के बाद डगलस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई कर ज़रूर रहा था, लेकिन इन सारे ही सब्जेक्ट में या फिर कोर्सेज में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। काफ़ी बार मैंने अपने पिता से ये बात कही थी, लेकिन उनका भी यही कहना था कि बेटा अगर तुम्हारी माँ बोल रही है तो तुम कर लो, आखिरकार इसके अलावा तुम करोगे भी क्या। और इसके माता पिता में भी जो मेनली इसे कंट्रोल किया करता था वो इसकी माँ थी। पिता तो पूरा का पूरा दिन अपनी फैक्ट्री में काम करते रहा करते थे, माँ पूरा दिन घर पर ही रहा करती थी और वो डिसाइड किया करती थी कि मुझे अपने जीवन में क्या करना है। यहाँ पर आने के बाद मेरी मुलाकात एक लड़की से होती है, हम दोनों प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी माँ ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो खुद उसके लिए लड़की ढूंढने वाली है, वो बाहर इस तरीके से अपना टाइम खराब ना करे, वो आराम से वहाँ पर अपनी पढ़ाई करे, जब तक वो वापस चाइना आएगा वो उसके लिए एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेगी। और आखिर में उसके माता पिता उस लड़की से भी इसे दूर कर देते हैं। उसके बाद वो लोग यहाँ पर इससे मिलने के लिए आते हैं, 20 दिनों तक वो लोग एक साथ ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद टाइम आता है 8 जून 2012 का, जब ये लोग यहाँ से वापस जा रहे थे और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब जब ये लोग वापस जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद ये लोग दोबारा से अपने ऑर्डर इसके ऊपर झाड़ने लग जाएंगे कि बेटा तुम्हें ऐसा करना है, वैसा करना है, ये तुम छोड़ दो, वो तुम करने लग जाओ। और ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो वो इस बात की प्लानिंग पिछले लगभग 2-3 दिनों से कर रहा था, जब इसके माता पिता यहाँ से जाने वाले थे। और उसके बाद उसने ये बात सोच ली थी कि अगर ये महिला यहाँ से वापस जिंदा जाती है तो वापस जाकर ये इसकी जिंदगी तबाह कर देगी। और उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर ये यहाँ से वापस ही नहीं जाती है तो ये उसके लिए कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसके तौर पर वो वहां पर वापस घर पर आता है। इस टाइम उसके पिता सो रहे थे, तो वो दूसरे कमरे में जाता है जहां पर कि उसकी माँ आराम से बैठी हुई थी। तो वो वहां पर बैठकर उसके साथ कुछ एक देर तक तो बातें करता है और उसके बाद टेबल के ऊपर रखे हुए कुछ एक सिक्कों को वो नीचे गिरा देता है हाथ मारकर। और उसकी माँ वो सारे ही सिक्के उठाने में उसकी मदद करने लगती है। तो उसने सारा ही जुगाड़ पहले से ही कर रखा था। तो उसने साइड में रखा हुआ एक हथौड़ा उठाया और अपनी माँ के सिर पर दे मारा। जब वो नीचे झुककर नीचे से कॉइन उठा रही थी, सिर पर जैसे ही हथौड़ा लगता है तो वो वहीं पर नीचे ढेर हो जाती है। जिसके बाद वो पूरे तरीके से कंफर्म हो जाना चाहता था, तो हथौड़ा लेकर वो अपनी माँ के सिर पर और ज्यादा वार करता है। और उसके बाद जब उसे ये लगने लगा था कि ये पक्का मर चुकी है, तो वो उसे एक बैग में डालकर अपनी गाड़ी में डालकर इस तरीके से समंदर के किनारे फेंक आता है। उसके बाद वापस आकर अपने पिता से ये बात कहता है कि इस तरीके से वो घूमने के लिए गया था अपनी माँ के साथ, लेकिन वापस यहाँ पर आने के बाद उसे पता चला कि उसकी माँ तो घर भी नहीं पहुंची है और फोन तो वो अपने पिता के पास पहले ही कर चुका था। और जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में उस लेडी पुलिस ऑफिसर को पता चलता है तो इसे यहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर अकेली नहीं आई थी। यहाँ आसपास में बाकी बैठे हुए कस्टमर थे, वो कोई नॉर्मली कस्टमर नहीं जबकि पुलिस ऑफिसर थे। तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर केस चलने लगता है। जब इस बारे में उसके पिता को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा अंदर तक टूट जाते हैं कि उसके बेटे को इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि उसके माता पिता काफी ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के थे। तो इस बात का दोषी वो खुद को ही ठहराने लगते हैं कि उसकी माँ ने जो अपनी जान गंवाई है वो खुद के कारण ही गंवाई है। और ये लड़का अंदर तक इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका था कि अब ये अपने पिता को भी मारने के लिए तैयार हो चुका था। तो इन सारी ही चीजों के लिए उसका पिता उसे माफ कर देता है, युआन से ही माफी मांगने लगते हैं और उसे बचाने के लिए वो एक अच्छा सा वकील भी हायर करते हैं। उन्होंने ये बात कही कि बेटा हमें अंदाजा ही नहीं था कि हम लोग तुझे इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं कि तू अंदर ही अंदर इतना ज्यादा घुटने लगा है। लेकिन उसने एक क्राइम किया था जिसके चलते बाद में ये केस कोर्ट में पहुंचता है और वहां पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और खासकर युआन के बारे में, जिससे कि उसके माता पिता काफी ज्यादा कंट्रोल किया करते थे और अपने आप को आजाद करने के लिए उसने इतनी ज्यादा बेरहमी से अपनी माँ की जान ले ली।
टाइम था 18 जुलाई 2009 का, जब नॉर्थ ईपिंग ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मिल्ली की बहन के पास काफी सारे फोन आने लगते हैं कि आज आपके भाई ने दुकान क्यों नहीं खोली, क्योंकि मिल्ली की बहन कैथी इसके घर से कुछ ही दूर रहा करती थी। तो वो सारे के सारे कस्टमर जो कि इसकी दुकान पर आया करते थे वो कैथी को भी काफी अच्छे से जानते थे। और उसके बाद कैथी ने यही बात कही कि आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ही देर बाद आप लोगों को इन सारी ही चीजों के बारे में बता दूंगी कि आखिरकार उसका भाई कहां पर चला गया है। और उसके बाद कैथी ने अपने भाई मिल्ली के पास फोन मिलाना शुरू किया। अगली काफी देर तक वो फोन ट्राई करती रहती है, लेकिन उसका भाई मिल्ली उसका फोन उठाता ही नहीं है। कैथी इस टाइम अपने भाई मिल्ली से करीबन 200-300 मीटर दूर दूसरे घर में रहा करती थी। तो उसने अपने पति रॉबर्ट के पास जाकर सारी की सारी कहानी के बारे में बताया कि आज उसके भाई ने पता नहीं दुकान क्यों नहीं खोली। वो हर रोज दुकान खोलता है क्योंकि उसके भाई मिल्ली की एक न्यूज़पेपर एजेंसी थी। हर रोज वो काम पर जाया करता था, और तो और वो संडे के दिन भी जब छुट्टी हो जाया करती थी उस टाइम भी वो अपना ज्यादातर टाइम अपनी दुकान पर ही बिताया करता था। ऐसा दिन कभी भी नहीं गया जब वो अपनी दुकान पर ना जाए या फिर ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम अपनी दुकान पर ना बिताए। तो अब वो बहुत ज्यादा परेशान तो हो ही चुकी थी, तो वो अपने पति रॉबर्ट के पास जाती है और अपने पति को पूरे ही घटना के बारे में बता लेने के बाद उसे भी यही बात कहती है कि वो उसके साथ उसके भाई के घर पर चले, ताकि वो दोनों ही वहां पर अपने भाई के घर पर जाकर इस बात को चेक कर पाए कि आज उसका भाई कहां पर चला गया है। तो उसका पति उस टाइम गैराज में कुछ एक काम कर रहा था और अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। और कुछ ही देर बाद करीबन उन्हें 5 से 10 मिनट मुश्किल से लगी हुई होंगी मिल्ली के घर तक पहुंचने में। और उसके बाद जब कैथी अपने भाई के घर पर पहुंच चुकी थी तो सबसे पहले उसने डोरबेल बजाई, लेकिन अगले काफी देर तक किसी ने भी आकर दरवाजा नहीं खोला। और आखिर में उसकी बहन ने दरवाजा खटखटाना शुरू किया, लेकिन जब वो दरवाजा खटखटा रही थी तो इसी बीच उसे पता चलता है कि ये दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। वो थोड़ा सा दरवाजे को धकेलती है और उसके बाद जब उसने घर के अंदर की तरफ देखा तो उसने पाया कि यहाँ पर इसके भाई के परिवार की सारी चप्पल जूते बाहर निकले हुए हैं। तो उसे इस बात का तो पता चल चुका था कि जो भी हो वो सारे के सारे लोग इस टाइम घर के अंदर ही हैं। और उसके बाद कैथी घर के अंदर जाकर अपने भाई को आवाज लगाने लगती है, अपनी भाभी को आवाज लगाने लगती है। और इसके साथ साथ उसे ये बात काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि जब भी वो पहले यहाँ पर आया करती थी तो उसके भाई के बच्चे तब तक तो उससे आकर लिपट जाया करते थे कि उनकी बुआ आई है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी बात को चेक करने के लिए वो पर्सनली एक एक रूम में जाकर उन्हें चेक करने लगती है। पीछे पीछे रॉबर्ट भी इस टाइम अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आ चुका था, तो वो बाकी कमरों में जाकर देखने लगता है। और उसके बाद तो कैथी के मुंह से एक काफी ज्यादा खौफनाक चीख निकलती है, क्योंकि वो जैसे ही एक कमरे के अंदर घुसती है तो वहां की जो दीवारें थी वो खून से लाल हो चुकी थी। उसने जब नीचे की तरफ देखा तो वहां पर बेड पर उसके भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। I turned around. I saw my sister-in-law lying on the bed, and I also saw the blood marks. वहीं पर साइड में बेड की दूसरी तरफ उसकी भाभी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और जिस भी कमरे में इस टाइम वो लोग जा रहे थे वहां पर चारों ही तरफ लाशें बिछी हुई थी। इन सारी ही चीजों को देखकर वो हद से ज्यादा घबरा जाती है। तुरंत वो घर से बाहर आती है, उसका पति रॉबर्ट उसे संभालता है। और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो उन्होंने वहां पर उनके जितने भी पड़ोसी थे उन्हें इन सारी ही चीजों के बारे में बताना शुरू किया। और कुछ ही देर बाद उनके कुछ पड़ोसियों ने पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया। और इसी टाइम रॉबर्ट अपनी पत्नी से ये बात कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी ये कांड होना था वो तो हो चुका है, कम से कम मैं इनके माता पिता को तो यहाँ ले आऊं ताकि वो लोग भी अपने बेटे को देख पाएं। उसके बाद तो इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर कैथी इनकार कर देती है। उसने मना कर दिया कि इन सारी ही डेड बॉडीज के साथ वो यहाँ पर अकेले नहीं रह सकती, तो वो इसके साथ ही रहे। लेकिन
लेकिन उसका पति इस बात के लिए नहीं मानता है। यही बात अपनी पत्नी को समझाता है कि उनके माता पिता का यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है और वो ये बात बोलकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके थे। पुलिस ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन अगली काफ़ी देर तक रॉबर्ट वापस नहीं आता है। टाइम बीतता रहता है और काफ़ी ज़्यादा जब टाइम बीत चुका था तो रॉबर्ट उसके माता पिता को लेकर यहाँ पर आ जाता है। पुलिस वाले अब इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रहे थे कि यहाँ पर कौन रहता था, क्या कुछ यहाँ पर इनके साथ हुआ होगा। तो इसके बारे में जब वो लोग कैथी से पूछताछ करने लगते हैं तो कैथी सामने आती है और बताती है कि हाँ जनाब, ये मेरा भाई था और जो नीचे यहाँ पर एक और डेड बॉडी पड़ी हुई है ये उसकी भाभी की है। उसने सारे के सारे लोगों के बारे में डिटेल से बताना शुरू किया और इसके अलावा भी पुलिस ऑफिसर्स की जितनी भी वो मदद कर सकती थी उन सारी ही चीज़ों के बारे में वो पुलिस ऑफिसर्स को बताने लगती है, जिसके तौर पर वो सारी की सारी कहानी जो कि अभी तक यहाँ पर घटी थी, क्या कुछ इनके परिवार में चल रहा था, उन सारी ही चीज़ों के बारे में कैथी ने पुलिस ऑफिसर्स को बताना शुरू किया। उसने बताया कि जनाब उसका जो भाई था वो काफ़ी ज़्यादा मददगार था। दरअसल वो ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि पहले उसके भाई के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उसकी उस टाइम शादी हुई थी। तो इसका भाई उस टाइम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। सबसे पहले जाकर मार्केट में इस बारे में पता लगाने लगता है कि यहाँ पर ज़्यादातर मांग किस चीज़ की है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जैसे ही उसे पता चलता है तो वो किसी और से पैसे उधार लेता है। उसके बाद कुछ एक पैसों का अपना घर वगैरह बेचकर वो और जुगाड़ करता है और आखिर में उसने एक न्यूज़ एजेंसी खोल ली। न्यूज़ एजेंसी वो खोल लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके ऊपर मेहनत करता है, दिन रात वो यहाँ पर काम करता रहा करता था। और इस बात का अंदाज़ा आप लोग इससे भी लगा सकते हैं कि वो संडे को भी छुट्टी नहीं किया करता था, जबकि पूरा का पूरा हफ्ता वो बिक्री वगैरह करता और उसके बाद जैसे ही संडे आता तो वो आराम करने के लिए अपने घर पर नहीं रहा करता था, जबकि दुकान में जाकर अपने सारे के सारे बिखरे हुए माल को वो वापस से संभालने लगता, मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देने लगता। और इसी तरीके से रात को भी वो काफ़ी बार तो इतनी ज़्यादा लेट हो जाया करता था कि यहाँ की सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी। उसके बाद वो अपनी दुकान बंद करके वापस अपने घर पर जाया करता था। उसने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हद से ज़्यादा मेहनत की थी और धीरे धीरे कर पहले तो इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस इसके काम में नहीं हो रही थी, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा मेहनत करता है तो धीरे धीरे कर ये प्रोग्रेस करने लगता है। उसके बाद पहले तो ये किराए पर रहा करता था, उसके बाद इसका खुद का घर हो जाता है। उसका भाई मिल्ली और उसकी पत्नी लिली साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया करते थे। इस टाइम इनके 3 बच्चे हो चुके थे। सबसे बड़ी उनकी लड़की प्रेडा इनकी मदद करने की कोशिश किया करती थी और इसके अलावा इनके 2 और भी बच्चे थे, एक था हेनरी और दूसरा था टेरी। और आज के अगर टाइम को अगर देखा जाए, जब वो इनके घर पर जाती है तो उस कातिल दरिंदे ने जिन्होंने कि इसके पूरे ही परिवार को मार डाला, उसने इन छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा, उसने इन्हें भी मार डाला। और इसके साथ साथ यहाँ पर लिली की बहन भी इन्हीं के घर पर रहा करती थी क्योंकि उसके पास भी रहने के लिए जगह नहीं थी। इस टाइम वो जॉब नहीं लगी हुई थी तो इरविन भी इन्हीं के साथ रहा करती थी, उसे भी जान से मार डाला। और इसका भाई तो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मेहनत कर ही रहा था और इसका भाई तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर ही रहा था। धीरे धीरे कर जब उसके पास पैसे आते हैं तो उसने खुद के लिए घर खरीद लिया, काफ़ी शानदार इसने घर खरीद लिया था। और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता है तो उसके पास थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक घर और खरीद लेता है। और उसने ये घर खरीदा था अपनी बहन कैथी के लिए, क्योंकि इस टाइम कैथी और उसके पति रॉबर्ट का भी अच्छा हाल नहीं था। दरअसल कैथी का पति आंख नाक और कान का डॉक्टर था, लेकिन उसका काम इतना अच्छे से नहीं चल रहा था, तो उसने अपना वो डॉक्टर वाला काम धंधा बंद करके एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसका वो रेस्टोरेंट भी इतना अच्छे से नहीं चलता है और इस टाइम इनकी जिंदगी भी काफी ज्यादा लटकते हुए चल रही थी। तो अब मिनली को अपनी बहन के बारे में भी सारी कंडीशन काफी अच्छे से पता थी, तो उसने एक और घर खरीदा और वो था उसकी बहन के लिए। थोड़े दिनों बाद उसके पास थोड़े से पैसे फिर से इकट्ठा हो जाते हैं तो उसने एक और घर खरीदा और वो था मिनली के माता पिता के लिए। अब इनकी पूरी की पूरी जो फैमिली थी एक ही जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर घर बनाकर रह रही थी और सारी की सारी चीजें इनकी बिल्कुल सेट चल रही थी। लेकिन पता नहीं आज अचानक से इसके कस्टमर्स का इनके पास कॉल आता है कि उसके भाई ने दुकान नहीं खोली है और ये बात नॉर्मल दिनों से काफी ज्यादा
ज़्यादा अजीब थी। तो इन सारी ही चीज़ों को सुन लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स को अंदाज़ा लगाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है कि इस बंदे के पास इस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका था, तो ज़रूर कोई ना कोई लुटेरा यहाँ पर आया होगा और उसने आकर इन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से मार डाला। इन सारी ही चीज़ों के बारे में जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है तो वो लोग जाकर उसके घर की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। वहाँ पर जितनी भी उन्हें तलाशी लेनी थी वो सारी ही ले ली थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में ये बात आती है कि यहाँ पर चोरी के लिए तो ये सारा काम नहीं किया गया है, क्योंकि जितना भी कैश वगैरह था, जितनी भी धन संपत्ति इनके पास थी, वो सारी की सारी यहीं पर रखी हुई है। तो यहाँ पर इन्हें मारने वाला कोई ना कोई इनका नजदीकी ही होगा। और जब इस बारे में वो लोग कैथी से बातें करते हैं तो उसने इस बात से इनकार कर दिया कि जनाब इनका कौन दुश्मन हो सकता है, इसकी तो किसी के साथ लड़ाई भी नहीं हुई थी, उसका भाई सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे पर ध्यान रखा करता था, उसे बाहरी चीजों से कोई मतलब नहीं था, किसी के साथ वो लड़ाई नहीं किया करता था, तो इसे मारने वाला कौन हो सकता है। और इसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स ने ये बात भी कैथी को बताई कि जो भी बंदा इन लोगों के पास आया था वो इनका काफी ज्यादा नजदीकी था, क्योंकि या तो उसने आकर दरवाजे को खुलवाया था या फिर उसके पास इस घर की दूसरी चाबी थी। और ये बात सुनते ही कैथी इस बात के लिए इनकार कर देती है कि इसके माता पिता तो इसे मारने से रहे और हम लोगों को तो इसने खुद ही एक घर खरीद कर दिया था, तो हम लोग इसे क्यों मारने लगे। इसी तरीके की कैथी से पूछताछ की जाती है और उसके बाद रॉबर्ट से भी पूछताछ की जाती है। और इसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर जो भी बंदा यहाँ पर इन्हें मारने के लिए आया था वो व्यक्ति ना तो अपने कोई फिंगरप्रिंट छोड़कर गया है और ना ही कोई ऐसा सबूत छोड़कर गया है जिससे कि वो लोग अंदाजा लगा पाए कि इस क्राइम के पीछे कौन है। लेकिन एक ऐसा फुटस्टेप जरूर मौजूद था जो कि डायरेक्टली तो वहां पर नहीं छपा था, जरूर वो कातिल पहले से ही अपने पैरों में पन्नी वगैरह पहन कर आया होगा, लेकिन उस जूते को देख लेने के बाद ये बात जरूर पता चल रही थी कि जरूर ये जूता 9 से 10 नंबर का रहा होगा। और इसी टाइम जब पुलिस वाले रॉबर्ट से पूछताछ कर रहे थे तो वो अपनी बातों को थोड़ा गोलमोल करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले ये भी पूछते हैं कि आपको अपनी पत्नी के साथ उस टाइम उसी क्राइम सीन पर रहना चाहिए था, तो रॉबर्ट कुछ और बोल रहा था। तो धीरे धीरे कर पुलिस वालों को रॉबर्ट के ऊपर शक होने लगता है। Anything you may say or do will be recorded on DVD, video and audio, and may later be used in evidence of court. Do you understand that? Yep. Uncle Robert had discovered the crime scene with his wife Kathy. How long was it before you noticed the blood? Sorry. Maybe a few seconds, I'm not sure. Few seconds? Few seconds. He was interviewed extensively by police. और इसी टाइम पूछताछ के दौरान ये भी बात पता चलती है कि इन सारे ही लोगों ने यहाँ पर अपने अपने घरों में घर के अंदर काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। ये सारा का सारा कांड रात को हुआ था, तो यहाँ पर तो जो सीसीटीवी कैमरे थे इनकी तारों को पहले ही काट दिया गया था। इसके अलावा जितने भी बिजली के कनेक्शन थे उसे भी काट दिया गया था। और यही कारण था कि आखिरी बार जिस हमलावर ने इन लोगों के ऊपर हमला किया था उस टाइम ये सारे ही लोग अंधेरे में इधर से उधर भाग रहे होंगे और रात के टाइम उन्हें इस बारे में पता ही नहीं चला कि वो लोग बाहर कहां से जा सकते थे, तो आखिर में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो इसी बात का पता करते करते पुलिस ऑफिसर्स जब रॉबर्ट के घर पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि उसी रात जिस रात को ये कांड हुआ था उस रात रॉबर्ट एक जूते को लेकर छोटे छोटे हिस्सों में काट रहा था और आखिर में उसने उन सारे ही पीसीज को जो कि उसने अपने जूते के छोटे छोटे कर दिए थे उन्हें फ्लश करके टॉयलेट में बहा दिया था। लेकिन ये सारे ही सबूत रॉबर्ट को गिरफ्तार करने के लिए काफी नहीं थे। अभी तो पुलिस वाले कंफर्म ही नहीं थे कि इस कांड के पीछे रॉबर्ट ही है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ मीन फैमिली का एक सदस्य ब्रेडा अभी भी जिंदा थी, क्योंकि सारे के सारे लोग उस रात वहीं पर अपने घर पर थे, लेकिन ब्रेडा अपने कॉलेज टूर के चलते उस टाइम कहीं बाहर गई हुई थी। जिस टाइम वो टूर पर गई हुई थी तो उसके टीचर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करके बता दिया जाता है कि इनके घर पर कुछ इस तरीके का कांड हो चुका है, तो इस लड़की को जल्द से जल्द आप लोग वापस भेज दीजिए। और जब ब्रेडा अपने एयरपोर्ट पर लैंड करती है, वहां से बाहर आती है, तो वहां पर काफी सारे रिपोर्टर्स जा पहुंचते हैं कि आपकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि आपके पिता की किसी के साथ दुश्मनी थी, या फिर आप बता सकती हैं ये सारे ही कांड किसने किए होंगे। लेकिन इस टाइम अगर ब्रेडा को देखा जाए तो उसकी तो हालत पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसके बाद वो
वो अपने आप को बचाते हुए उसके स्कूल वाले उसे बचाने में मदद करते हैं उसकी, और आखिर में पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी उस टाइम ब्रैडा ने इनकार कर दिया था कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि इस कांड को कौन अंजाम दे सकता है। और उसके बाद अब पुलिस ऑफिसर्स ब्रैडा के पास ही दोबारा से जा पहुंचते हैं, उससे जाकर पूछताछ करने लगते हैं कि बेटा तुम्हारे घर पर कुछ इस तरीके का कांड हुआ है, क्या तुम इस बारे में थोड़ा सा भी सोच सकती हो कि इस कांड को कौन अंजाम दे सकता है, और सबसे बड़ी बात जो तुम्हारे फूफा हैं उसके बारे में तुम क्या सोचती हो, क्योंकि इस टाइम अगर देखा जाए तो ब्रैडा की कस्टडी उसकी बुआ और उसके फूफा के पास ही थी। और उसके बाद ब्रैडा ने काफी सारी ऐसी बातें रॉबर्ट के बारे में बताई जो कि काफी ज्यादा शक उसके ऊपर पैदा कर देने वाली थी। ब्रैडा ने बताना शुरू किया कि जब भी ये बंदा उनके घर पर आया करता था तो वो गलत तरीके से इसे छूने की कोशिश किया करता था, और आज के टाइम में तो पुलिस ऑफिसर्स ने इसकी कस्टडी ही इन्हें दे दी है। तो दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स इस बात की भी चेकिंग करने लगते हैं कि उस टाइम तो जो कुछ भी हुआ था वो हो चुका है, लेकिन आज के टाइम में जो इनके न्यूज़पेपर एजेंसी से जितने भी पैसे आ रहे हैं उन सभी को आज के टाइम में कौन संभाल रहा है। और पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि उसे संभालने वाला कोई और नहीं जबकि रॉबर्ट और उसकी पत्नी कैथी है। और पूछताछ में ब्रैडा तो पहले से ही बता रही थी कि जब से ये इनके घर पर आकर रहने लगी है ये अपने आप को और ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी है। ये बंदा गलत तरीके से उसे छूता है जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब पुलिस ऑफिसर्स को पता चलता है कि ये बंदा जूते भी काट कर फ्लश में बहा रहा था, इस तरीके से जितने भी पैसे इस लड़की के आ रहे हैं उन्हें ये लोग मैनेज कर रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जिसके चलते वो लोग रॉबर्ट के घर पर जा पहुंचते हैं और वहां पर उसके गैराज में जाकर जब वो लोग थोड़ी छानबीन करने लगते हैं तो वहां पर उन्हें एक ऐसा हथियार मिलता है जिसके ऊपर की इस टाइम खून लगा हुआ था। वो लोग उस हथियार को उठाकर उसकी चेकिंग के लिए भेज देते हैं, और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो ये बात पता चलती है कि इसके ऊपर 5 लोगों का खून लगा हुआ है, जैसा कि वो रिपोर्ट आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये बात पता चलते ही तो सबसे पहले रॉबर्ट को और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब उनसे पूछताछ की जाती है तो रॉबर्ट ने ये खुलासा किया कि इसकी पत्नी को इन सारी ही चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरअसल इस सारे ही कांड को उसने खुद ही अंजाम दिया है। रॉबर्ट की पत्नी भी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई कि आखिरकार ये सब उसका पति क्या बोल रहा है और उसने उसके भाई का कत्ल क्यों कर दिया, क्योंकि वो लोग तो इस टाइम जो इतने आलीशान घर में रह रहे हैं वो भी उसके भाई ने ही उसे गिफ्ट दिया था। और उसके बाद रॉबर्ट ने अपनी पूरी की पूरी कहानी डिटेल से बतानी शुरू की। उसने बताया कि आज तक उसने जितने भी काम धंधे शुरू किए उनमें से किसी में भी उसकी इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई जितने की मिल्ली की लगातार होती जा रही थी। उसने काफी सारे काम धंधे ट्राई किए थे। सबसे पहले वो एक डॉक्टर की जॉब करता है, लेकिन जब उसमें काम नहीं बनता है तो वो अपनी डिग्री को, अपनी सारी ही चीजों को एक साइड रखता है और उसके बाद रेस्टोरेंट शुरू कर देता है। उसके बाद भी उसने काफी सारे काम धंधों में अपना हाथ आजमाया, लेकिन कहीं पर भी उसे सक्सेस नहीं मिलती है। और मिल्ली को अगर देखा जाए तो वो तो सिर्फ और सिर्फ एक काम धंधे को शुरू करता है और उसके बाद आज हम लोग देख ही सकते हैं कि ये कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुका था। ये इस टाइम हम लोगों की भी मदद कर रहा था अपने परिवार के लिए। इसने क्या कुछ नहीं किया था, अपने माता पिता के लिए एक अलग से घर खरीद लिया था। सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से चल रही थी। लेकिन चाइनीज अगर कल्चर के तौर पर अगर देखा जाए तो भले ही रॉबर्ट ने कितने भी प्रयास क्यों न किए हो अपने आप को सफल करने के लिए, अगर वो अनसक्सेसफुल था तो उसने मेहनत की ही नहीं, उसने मन लगाकर काम नहीं किया और वो अपने आप में एक फेलियर व्यक्ति था। इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा निराश रहा करता था और उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्यों न वो उस व्यक्ति को जड़ से ही खत्म कर दे जिसने कि आज के टाइम में उसकी इतनी ज्यादा मदद की है। अगर वो मर जाता है तो उसकी सारी की सारी संपत्ति अब उनके पास ही आने वाली है। जैसे कि उसकी अब छोटी बेटी है और जब तक उसकी बेटी बड़ी होगी वो अपने माता पिता का बिजनेस संभालेगी, तब तक उस बिजनेस को हम लोग संभालेंगे और हमारे पास तब तक काफी सारा पैसा हो जाएगा। भले ही उसके बाद उसकी बेटी अपने बिजनेस को आगे खुद ही संभाल ले। और यही सारी बातें सोचकर रात के टाइम वो अपने घर से एक भारी सा ऑब्जेक्ट उठाकर मिल्ली के घर पर जाता है और वहां पर जाकर कुछ इस तरीके के उसने कांड कर दिए। और ये सारी ही बातें जब पुलिस ऑफिसर्स को पता चलती हैं तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट में उसे भेजा जाता है, जहां पर
की जज ने उसके ऐसे कारनामों को सुनकर उसे 5 उम्र कैद की सजा सुनाई। जहां पर रॉबर्ट ने इस सारे ही कांड को अंजाम दिया था, उनके घरों की दीवार उस टाइम खून से लाल हो चुकी थी। वो सारी की सारी एक्चुअल क्राइम सीन फोटो मैं आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप लोग उस एक्चुअल क्राइम सीन को देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, जहां पर कि मिल्ली ने अपनी बहन की मदद की, अपने जीजा की मदद की, लेकिन दूसरी तरफ उस व्यक्ति ने इसको इतने ज्यादा बेरहमी से इसके पूरे के पूरे परिवार के साथ इसकी जान ले ली। आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।